नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है दो महान आइडियाज की। एक तरफ है टॉलेमी, जिनका आइडिया सदियों तक सच माना गया, और दूसरी तरफ है कोपर्निकस, जिन्होंने उस सच पर सवाल उठाने की हिम्मत की। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा जमाना जब ना तो कोई टेलीस्कोप था, ना ही कोई स्पेसशिप। लोग बस अपनी आंखों से रात के आसमान को निहारते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि आखिर ये चांद, तारे और ये ग्रह ये सब काम कैसे करते हैं। और इसी कोशिश के दौरान इतिहास में दो नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गए। एक थे क्लॉडियस टॉलेमी, जिन्होंने ब्रह्मांड का एक ऐसा मॉडल बनाया जो हजारों साल तक चला, और दूसरे थे निकोलस कोपरनिकस, वो इंसान जिन्होंने उस पुराने नक्शे को बदलने की हिम्मत दिखाई। तो कहानी की शुरुआत करते हैं टॉलेमी के भूकेंद्रीय मॉडल से। देखिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये लगभग 1400 सालों तक दुनिया का सच था। एक ऐसी सोच जिसने विज्ञान से लेकर धर्म तक हर चीज पर अपनी छाप छोड़ी। तो कौन थी ये क्लॉडियस टॉलेमी? दूसरी सदी में ज्ञान का गढ़ माने जाने वाले अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले एक जीनियस। वो सिर्फ एक खगोल शास्त्री ही नहीं, बल्कि एक कमाल के गणितज्ञ भी थे। सोचिए, वो रातों तक जागकर सिर्फ अपनी आंखों और कुछ मामूली औजारों से ग्रहों की चाल का हिसाब लगाते थे, ताकि ब्रह्मांड की इस पहेली को सुलझा सकें। टॉलेमी का जो सिद्धांत था, जिसे हम जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं, वो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल लगता था। मतलब, पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर है, एकदम बीच में, और सूरज, चांद और बाकी सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारी रोज की जिंदगी के अनुभव से भी तो मेल खाता है ना? हमें तो धरती हिली हुई महसूस नहीं होती। और जो बात इसे सच में असाधारण बनाती है, वो ये है कि इस एक आइडिया ने पूरे 1400 सालों तक दुनिया पर राज किया। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही, ये एक ऐसा सच बन गया था जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। लेकिन फिर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। एक ऐसी चीज जो पुराने जमाने के एस्ट्रोनॉमर्स को दिखती तो थी, पर वो इस सीधे साधे मॉडल में कहीं फिट नहीं हो पा रही थी। इस पहेली को कहते थे रेट्रोग्रेड मोशन, यानी प्रतिगामी गति। लोगों ने देखा कि कुछ ग्रह आसमान में आगे बढ़ते बढ़ते अचानक रुक जाते हैं, फिर थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं और फिर वापस आगे बढ़ने लगते हैं। अब सवाल ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है जब सब कुछ एक ही दिशा में, एक ही गोले में घूम रहा हो। टॉलेमी बहुत जीनियस थे, तो उन्होंने इसका एक बड़ा ही चालाक समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि ग्रह एक बड़े गोले पर तो घूम ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उस गोले पर चलते हुए एक छोटे गोले पर भी घूम रहे हैं। इन्हें कहते थे एपिसाइकल्स। इससे ग्रहों के पोजीशन का अंदाजा तो सही लगने लगा, पर अब ब्रह्मांड का वो सुंदर सिंपल मॉडल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और उलझा हुआ लगने लगा था। तो 1400 साल तक टॉलेमी का मॉडल चलता रहा। फिर आया रेनेसा का दौर, यानी पुनर्जागरण का। और इसी नए दौर में आया एक नया विचारक, जिसने उस उलझे हुए मॉडल को देखा और सोचा, क्या इसे समझने का कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता। ये थे निकोलस कोपरनिकस, और वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, वो एक गणितज्ञ, एक डॉक्टर और चर्च के एक अधिकारी भी थे। सही मायने में एक मल्टी टैलेंटेड इंसान। और शायद इसी वजह से वो ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नई नज़र से देख पाए। जब कोपरनिकस ने टॉलेमी के उन सारे हिसाब किताब और जटिल गणनाओं को पढ़ा, तो उनके मन में एक बहुत ही बेसिक लेकिन क्रांतिकारी सवाल आया। क्या सच में सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई बहुत ही बुनियादी बात गलत समझ रहे हैं? और यहीं से शुरू होती है खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी क्रांति। कोपरनिकस का जवाब उस सारी जटिलता का एक बहुत ही सुंदर और आसान समाधान था। एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदलने वाला था। कोपरनिकस का आइडिया जानते क्या था? उन्होंने कहा, क्या हो अगर ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी हो ही ना? क्या हो अगर असली केंद्र सूरज हो? बस इस एक बदलाव से, जिसे हम हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं, ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर अचानक से साफ और सरल हो गई। इस नए मॉडल ने सब कुछ बदल दिया। पहला, सूरज बीच में है, और दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमारी पृथ्वी, जिसे सब स्थिर मानते थे, असल में घूम रही है, बल्कि दो तरह से घूम रही है। एक तो अपनी धुरी पर, जिससे दिन और रात होते हैं, और दूसरा सूरज के चारों ओर, जिससे साल और मौसम बदलते हैं। और इस एक आइडिया ने उस रेट्रोग्रेड मोशन की पहेली को कितनी आसानी से सुलझा दिया। पता चला कि ग्रह असल में पीछे नहीं जा रहे थे, ये तो बस एक भ्रम था। ठीक वैसे ही जैसे जब हमारी ट्रेन किसी धीमी ट्रेन के पास से गुजरती है, तो वो धीमी ट्रेन हमें पीछे जाती हुई लगती है। बस वैसे ही पृथ्वी अपनी कक्षा में दूसरे ग्रहों से आगे निकल जाती थी।
तो जब हम दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। टॉलेमी का पृथ्वी केंद्रित मॉडल बहुत जटिल और एक हद तक ही सही था। वहीं कोपरनिकस का सूर्य केंद्रित मॉडल न सिर्फ सरल और सुंदर था, बल्कि वो ग्रहों की चाल को कहीं ज्यादा सटीक तरीके से बता सकता था। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन देखिए, एक क्रांतिकारी आइडिया दे देना ही काफी नहीं होता। अब असली सवाल ये था कि 1400 सालों से चले आ रहे विश्वास को कैसे बदला जाए। यहीं से इस क्रांति की असली कहानी शुरू होती है, एक आइडिया के विज्ञान बनने का सफर। कोपरनिकस का सिद्धांत उस समय की धार्मिक मान्यताओं से सीधे सीधे टकराता था, जो ये मानती थीं कि इंसान और पृथ्वी ही पूरी सृष्टि का केंद्र हैं। शायद इसी टकराव के डर से उन्होंने अपनी सबसे जरूरी किताब को अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों में छपवाया। कोपरनिकस ने तो बस एक चिंगारी जलाई थी, जिसे आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने एक मशाल बना दिया। ये एक रिले रेस की तरह था। केपलर ने बताया कि ग्रहों के रास्ते गोल नहीं, अंडाकार हैं। फिर गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से वो सबूत देखे जो कोपरनिकस के मॉडल को सही ठहराते थे। और आखिर में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम से ये समझा दिया कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि टॉलेमी गलत नहीं थे। उन्होंने अपने समय और अपने औजारों के हिसाब से सबसे अच्छी समझ पेश की थी। विज्ञान का काम ही यही है, पुरानी समझ को गलत ठहराना नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाना। सोच में आए इसी जबरदस्त बदलाव को आज हम कोपरनिकन क्रांति के नाम से जानते हैं। इसने सिर्फ आधुनिक खगोल विज्ञान की शुरुआत नहीं की, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के कौन से वैज्ञानिक सच, जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते हैं, वो आने वाले कल के टॉलेमी मॉडल साबित होंगे? ये सवाल ही तो है जो विज्ञान को हमेशा आगे बढ़ाता रहता है।